तो चलिए आज की क्लास का पहला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में से एक है जहां पंचायती राज संस्थाएं बिल्कुल नहीं है। तो आप लोगों ने जो ये 1978 के एक एरिया काउंसिल एक्ट के बारे में सुना होगा, उसको इस राज्य के अंदर यूज किया जाता है अगर इनको किसी भी प्रकार का गवर्नेंस करना है, उस एरिया को आपका एडमिनिस्टर करना है। तो हम जो 1992 वाले 73rd अमेंडमेंट का जिक्र करके ये सुनते हैं ना कि पंचायती राज सिस्टम को भारत के अंदर लाया गया था, तो उस एक्ट को नागालैंड में अप्लाई नहीं करा गया था, क्योंकि नागालैंड के अंदर पंचायती राज सिस्टम्स की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर इनके जो कस्टमरी लॉज हैं, जो इनके ट्रेडिशनल लॉज हैं, उन्हीं से सारी की सारी चीजें चलती रहती हैं। तो 1978 के अंदर इनके नागालैंड एरिया में एक एरिया काउंसिल एक्ट आया था, जिससे इनकी लोकल गवर्नेंस ठीक ठाक काम से चलती है। यहीं से इसी सवाल से आप लोगों से ये एक्स्ट्रा बातें पूछ सकते हैं कि जो नागालैंड की ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल है और जो उनकी कस्टमरी प्रैक्टिसेस है, उनको बताइए संविधान के कौन से आर्टिकल के अंदर प्रोटेक्ट करके रखा गया है। तो 371 ए आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ऐसी बातें आप लोगों से पूछ लेते हैं। नागालैंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। किस महीने में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र लगभग 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के आसपास स्थित है? अब आप लोग बोलोगे कि सर जी ऐसे सवाल तो आप हमें ज्योग्राफी के अंदर पढ़ाते ही नहीं है। तो देखो होता क्या है ना, जब कभी भी हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की बात करते हैं, तो ये आपका वो क्षेत्र होता है आपके अर्थ पर नजर आने वाले सर्कल्स के रूप में, जो कि इक्वेटर के पास होता है, यानी कि भूमध्य रेखा के पास होता है। ठीक है, और ये वही क्षेत्र है जहां पर जो ट्रेड विंड्स होती है ना, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर की, वो क्या होती है, एक साथ आती हैं, एक साथ टुगेदर आती हैं। तो कल को इन्होंने अगर ये पूछ लिया कि वो जोन का नाम बताइए जहां पर जो ट्रेड विंड होती है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर की, वो एक साथ आती हैं, तो आपको उसमें इस आईटीसीजी का नाम याद रखना है। तो जो गर्मियों का आपका जून के महीने होते हैं ना, उसमें पर्टिकुलरली जून जुलाई में, तो जून नहीं जुलाई में पर्टिकुलरली अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करूं, जून में भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन मेनली जुलाई का ये आपका महीना रहता है जहां पर ये आईटीसीजी जो है ना, ये आपका शिफ्ट होता है नॉर्थवर्ड। नॉर्थवर्ड यानी कि आपका 20 डिग्री नॉर्थन से आपका ये 25 डिग्री नॉर्थन लैटिट्यूड की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि हमारे देश के जो गैंगटक प्लेन्स है ना, वहां पर इसका शिफ्टिंग आप लोग देखते हैं। तो थोड़ा सा टफ सवाल है, लेकिन इस जोन के बारे में तो भाई देखो मैं पढ़ाता हूं आपको। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पूंजी रसीदों का उदाहरण है, यानी कि कैपिटल रिसीट का एग्जाम्पल आपको इन चार विकल्प में से बताना है। तो सबसे पहली चीज आप लोग मुझसे पूछोगे कि सर जी ये जो कैपिटल रिसीट है, इनको आप किस प्रकार से हमें एक्सप्लेन करेंगे। तो ये फंड होता है, ये वो फंड होता है जो कि जो सरकार होती है ना, वो रिसीव करती है, सो दैट के जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनकी लायबिलिटी को ये रिड्यूस कर पाए। ठीक है, तो इनके ना कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि यहां पर आपको विकल्प नंबर 3 के अंदर दिया है इन्होंने, सरकारी कंपनियों की बिक्री से प्राप्त जो आपको रेवेन्यू प्राप्त होती है, उसको आपका कैपिटल रिसीट के अंदर कंसिडर करता है। तो इनको प्लीज याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स से सवाल है, कैपिटल रिसीट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, क्या होता है, क्यों यूज होता है। अब जैसे एक आपको टर्म सुनने के लिए मिलती है, उसको कहते हैं हम रिवेन्यू रिसीट। तो ये वही फंड है जिसके बारे में मैंने बताया, इसको कैपिटल रिसीट के नाम से भी जानते हैं। तो ये भारतीय सरकार या जो भी सरकार होती है, वो फंड रिसीव करती है, जो कि क्रिएट नहीं करता है किसी भी प्रकार की लायबिलिटी को, या फिर फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर किसी भी प्रकार का रिडक्शन नहीं होता है। इसमें आपकी कई सारी चीजें आ जाती हैं, इसमें टैक्सेस आ जाते हैं, जो इंटरेस्ट रिसीट होती है वो आ जाती हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एसेट्स की सेल से जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, वो भी आपका कैपिटल रिसीट के अंदर आएगा। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आप लोगों को याद रखना है कि कभी भी किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का संबंध उनके खेल जगत से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। तो ये जो जयपाल सिंह मुंडा है ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज से भी संबंधित है, एक बड़े राजनीतिज्ञ के रूप में भी इनको जाना जाता है। इनके द्वारा रचनाएं भी लिखी गई हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया के मेंबर भी थे। और इससे पहले ये जो एम्स्टरडेम के अंदर आपके ओलंपिक्स हुए थे,
उसमें भी ये मेंबर थे कब? 1928 में। तो हॉकी में इन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया था। ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाता। ठीक है, इस समय पर हॉकी में हम लोग डोमिनेट तो कर ही रहे थे। अगला सवाल है, जनवरी 2023 में कोनेरू हम्पी ने कजाकिस्तान के अल्माटी में आयोजित में भारत का पहला रजत पदक जीता। कहां पर रजत पदक जीता? तो ये जनवरी के अंदर कोनेरू हम्पी का नाम दिया गया है जिन्होंने इंडिया का पहला सिल्वर मेडल जीता। इनमें से बताना है कौन सी चैंपियनशिप के अंदर? तो ये वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप थी जिन्होंने इसमें भारत का पहला सिल्वर मेडल जीता था। तो एक करंट अफेयर रिलेटेड आपके जो स्पोर्ट्स न्यूज आते हैं ना, उससे सवाल है आपका बनता है। ठीक है, बिहू त्योहार किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? मैं यहाँ पर बिहू फेस्टिवल की बात कर रहा हूँ। पिछली जितनी भी शिफ्ट की वीडियोस हमने डिस्कस करी हैं उसमें बिहू फेस्टिवल्स को लेकर चर्चा हुई है। ये असम राज्य का एक मेन फेस्टिवल है, इसमें लोग सेलिब्रेट करते हैं। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि तीन ये बिहू फेस्टिवल है जिसमें अलग अलग नाम आपको याद रखना है। जैसे कि एक होता है बुहाग बिहू, इस पर पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं। इस बुहाग बिहू को आप रोंगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक बिहू होता है उसको काटी बिहू कहते हैं या फिर इसको कोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। और एक है माघ बिहू और इसको भोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। तो ये एक प्रकार से हार्वेस्टिंग सीजन होता है जिसको असम के जो एग्रीकल्चर कैलेंडर है उसमें रिलेट करते हैं ये। न्यू मूर द्वीप भौगोलिक रूप से किस देश के निकट है? न्यू मूर आइलैंड ज्योग्राफिक प्रोक्सिमिटी के अनुसार पूछा जा रहा है कि किसके पास है। होता है क्या है ना, ये जो अलग अलग प्रकार के द्वीप होते हैं, स्पेशली वो द्वीप जो कि चर्चा में है किसी भी प्रकार की यू नो एक्टिविटी की वजह से ये लोग या फिर ये जो आइलैंड है वो चर्चा में आते हैं। तो ये याद रखिएगा, इसको एक और नाम से जाना जाता है, अगर आप लोग याद रख पाए, इसको बोला जाता है साउथ तलपट्टी। तो ये बांग्लादेश के करीब पड़ता है, एक स्मॉल इनहैबिटेटेड आइलैंड है जो कि बंगाल की खाड़ी में लोकेटेड है। तो याद रखेंगे, टेरिटोरियल डिस्प्यूट यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होते रहता है और सी लेवल बढ़ने से ये जो आइलैंड है ये खतरे में भी रहता है। 1947 से 1990 की अवधि के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हुई थी? भाई आप 5 ईयर प्लान को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, कब से कब तक कौन सा आया था? तो इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लॉन्च करा गया था? 1951 में लॉन्च करा गया था, जिसका जो फोकस था वो किसके ऊपर था? एग्रीकल्चर सेक्टर पे था। और उसके बाद 1947 से 1990 तक आप टोटल 7 पंचवर्षीय योजनाओं को आता हुआ देखते हैं जिनको सक्सेसफुली हमारे देश के अंदर कंप्लीट किया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे आपका जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1990 में ही खत्म हुई थी। आपको सारे के सारे उनके जो यू नो अवधि थे वो सब मैंने आप लोगों को बताए थे। निम्नलिखित में से किसने मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजने वाले व्यक्ति का नाम आपसे पूछ रहे हैं भाई। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर मगध एम्पायर का डिस्कशन करते हुए मौर्यन एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य को हमने फाउंडर के रूप में देखा। फिर इनकी लड़ाई बचती है सेल्यूकस निकेटर से। तो ये जो सेल्यूकस निकेटर है ना, ये अपना एक कोर्ट में यानी कि इनका इसका एक प्रकार से ये एक एम्बेसडर है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जाता है। और फिर इस मैगस्थनीज के द्वारा एक इंपॉर्टेंट पुस्तक भी लिखी गई जिसका नाम था इंडिका। और इस इंडिका पुस्तक के अंदर मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इसने चर्चा भी करी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों की श्रेणी का सदस्य नहीं है? नॉट अ मेंबर ऑफ एप्स, यानी कि बर्ड क्लास का मेंबर नहीं है। कई सारे नाम दिए गए हैं यहाँ पर आपको, सिटाकुला, स्टूथ्रियो और नियोफ्रॉन का नाम दिया गया है और यहाँ पर आपको प्टेरोपस का भी नाम दिया गया है। अब आप लोग मुझसे कहोगे कि सर जी इसमें से एक भी नहीं पता है, लेकिन होता क्या है ना, जब हम बायोलॉजी के अंदर ये कैटेगरीज और क्लास को पढ़ते हैं ना तो कई प्रकार के हम जीनस का जिक्र करते हैं। मुझे पता है कि हो सकता है आपको ये तीनों ना पता हो, लेकिन मैंने आपको बैट्स क्लास का एक जीनस पढ़ाया था जिसको आप टोप्रोस के नाम से जानते हैं। इनको फ्लाइंग फॉक्सेस या फिर फ्रूट बैट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यार ये एव्स कैटेगरी की नहीं होती हैं। ठीक है, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि बताइए लार्जेस्ट बैट्स इन द वर्ल्ड कौन सी जीनस की होती हैं, तो वो यही होती है, पिटोरोपस। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। जब आप सीसा नाइट्रेट पाउडर को उबलने वाली नली में लेकर गर्म करते हैं तो आप भूरी गैस के उत्सर्जन को देखेंगे, जो इन चार विकल्प में से आपको बताना है कि क्या होती है। When you take lead nitrate powder in a boiling tube and heat it, you will observe the emission of brown fumes that are of what? मैंने किसको यहाँ पर पाउडर को लिया है? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट यानी कि लेड पीबी हो गया और नाइट्रेट यानी कि NO3। और लेड है तो ये 2 आ गया। अब इसको मैंने क्या किया? हीट किया है, तो यहां से मेरा क्या निकल जाएगा? लेड ऑक्साइड निकल जाएगा और साथ में मेरा नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये तीनों चीज निकलेंगी। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी एनओ नहीं, NO2 निकला था ना, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये वाली गैस आपकी निकलती है, जो कि आपकी किस प्रकार की होगी? ब्राउन कलर की होगी। अब आप लोगों को लगेगा कि इतना कठिन सवाल, देखो भाई इन्होंने दिया है लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट का फॉर्मेट तो पता होना चाहिए ना। अब इस पे आप कुछ भी कर लो, इसको तोड़ने का काम करना है तो आप NO2 निकाल सकते हैं इससे आराम से। तो यहां पर आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से पार्श्व गायक को कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2005 से सम्मानित किया गया था? भाई देखो ऐसे सवाल दिमाग खराब कर देता है और ऐसा लगता है कि इतने पुराने सवाल इन्हें पूछने की आखिरकार जरूरत क्या है। तो यहाँ पर एक नाम दिया गया है भीमसेन जोशी का। तो एक रेनाउंड इंडियन वोकलिस्ट है हमारे इंडियन क्लासिकल ट्रेडिशन के, और इनको कर्नाटक रत्न दिया गया था 2005 में। ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है कर्नाटक राज्य का। तो कल को एटलीस्ट ये याद रखिएगा, कर्नाटक रत्न अवार्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कर्नाटक राज्य का। तो ऐसे नहीं है कि इन्होंने सिर्फ यही अवार्ड प्राप्त किया, इनको भारत रत्न भी दिया गया है। और मैंने आप लोगों से पहले कहा है कि कोई भी ऐसी पर्सनालिटी जिनको भारत रत्न दिया गया है, कृपया करके इनके बारे में आप ये भी देख लीजिए कि इनको और क्या क्या दिया गया है। इनको भारत रत्न 2008 में दिया गया था, इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है 1999 में। तो ये बड़ा नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। धन का निकास जो औपनिवेशिक शोषण की आलोचना थी, किस राष्ट्रवादी नेता द्वारा दी गई थी? बहुत ही कॉमन सा सवाल है। ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नेहरू के बारे द्वारा इसको बताया गया था ना। तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर, एक व्यापारी, एक विद्वान और एक राइटर थे। तो इनको इनका जो कार्य है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर, उनकी इकोनॉमिक राइटिंग्स को इन्होंने लिखने का काम किया और उसी में इन्होंने इस ड्रेन ऑफ वेल्थ को एक्सप्लेन किया था। अपनी पुस्तक, उस पुस्तक का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने इस ड्रेन ऑफ वेल्थ के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया था कि कैसे इन्होंने भारत को लूटा है। 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना को लेकर मैं पहले आपसे बात कर चुका हूं, मैडम HP वलावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट। जो आपके इस YouTube के ऊपर ल्यूसेंट का कंप्लीट जीके कवरेज चल रहा है, उसमें इस सवाल को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपके साथ डिस्कस किया है, तो याद रखिएगा इसको। मीराबाई चानू ने किस कॉमनवेल्थ गेम में रजत पदक जीता था, यानी कि सिल्वर मेडल जीता था? ये 2014 में जीता था भाई मीराबाई चानू ने। और ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो कहां पर हुए थे? ये स्कॉटलैंड में हुए थे, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। तो एक बहुत बड़ी वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू। प्लासी के विभाजन और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इस बुक के ऑथर का नाम पूछा जा रहा है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर्स को जिनको हाल फिलहाल में लिखा गया हो और जिनसे हमारे देश के इतिहास के बारे में पता चलता हो, तो ये आपका लिखा गया था शेखर बंदोपाध्याय के द्वारा। तो ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं और ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट भी होते हैं। इसको लेकर आप लोगों से आगे भी पूछा जा सकता है। ये न्यूजीलैंड की ना एक यूनिवर्सिटी थी, वहां पर ये प्रोफेसर थे, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी। तो याद रखिएगा ये बात है। संगीत बाल प्रकाश पुस्तक किसने लिखी? एक पुस्तक दी गई है संगीत बाल प्रकाश, इसके लेखक का नाम पूछा जा रहा है। तो एक बहुत बड़े हमारे देश के हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन है जिनका नाम है विष्णु दिगंबर पुलस्कर। इनको आप लोगों को याद रखना है। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की एजुकेशन में इसकी इस पुस्तक ने एक प्रकार से बहुत बड़ा योगदान दिया। एक और सवाल इन्हीं के नाम पर आप लोगों से मैं पूछता हूं कि 1901 में एक बहुत बड़ी संस्था का इन्होंने फाउंडेशन करा था।
कोई बताएगा? उसका नाम था गांधर्व महाविद्यालय। गांधार महाविद्यालय की 1901 में इन्होंने फाउंडेशन रखी थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये वन ऑफ द फर्स्ट म्यूजिक स्कूल्स जो भारत में स्थापित करे गए थे उनमें से एक है। विटामिन बी 2 की कमी के कारण मुंह के कोनों पर दरारें, पपड़ी और पपड़ी जमने की सूजन की स्थिति को क्या कहा जाता है? What is the name of the inflammatory condition that causes cracks, causing the scaling at the corners of the mouth due to विटामिन B2 डेफिशिएंसी? तो एक ये कंडीशन होती है, इसको कहा जाता है आपका चिलोसिस। इसमें ये वाली सिचुएशन बनती है। B2 को लेकर यहां पर जिक्र कर रहे हैं। B2 का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? राइबोफ्लेविन। तो अलग अलग विटामिन की डेफिशिएंसीज क्या होता है, कैसे होता है, इस प्रकार की बातें पूछ ली जाती हैं। ये B2 के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? यहां पर आपको बताना है। गंगा जी निकलती है भाई हिमालय से, पहला ही आंसर करेक्ट हो जाता। और लगभग 25-25 किलोमीटर ट्रैवलिंग होती है गंगा जी की हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से। फिर उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर अपने आप को खाली कर देती हैं। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने 2 सिक्के अर्थात रजत टका और ताम्र जीतल जारी किए थे? सभी लोगों को पता है इल्तुतमिश। तो इसने 2 कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे, सिल्वर टका और कॉपर जीतल, ठीक है? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों की के लिए इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कितने के अनुपात को साझा किया जाता है? होता है क्या है, जब कभी भी कोई भी योजना आती है, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में इन्होंने यहां पर दिया है कि भाई जो कॉस्ट ऑफ यूनिट असिस्टेंस है जिसको सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर किया जाता है वो किस अनुपात में है? तो ये 90-10 के अनुपात में है। इसमें जो केंद्रीय सरकार है वो 90 और जो राज्य सरकार है वो 10, इस प्रकार से अपना जो असिस्टेंस है वो शेयर करता है, ठीक है? हिमालयन राज्यों और नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के अंदर। अगला सवाल है, अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल सांसद के किसी भी सदन या किसी राज्य की विधायिका के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, जैसा कि कौन सी अनुसूची के अंदर दिया गया है? देखो, अनुसूचियों के अंदर दी गई बातें आपको संविधान के अलग अलग आर्टिकल के अंदर भी मेंशन नजर आता है। तो इस आर्टिकल नंबर 158 के अनुसार हमारे संविधान के अंदर जो किसी भी राज्य का गवर्नर होता है ना, वो किस पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। और ये चीज स्पेसिफाई करी गई है हमारे संविधान के पहले ही शेड्यूल में, याद रखिएगा इसको। उस सीधे श्रृंखला वाले एल्केन का नाम बताएं जिसका रासायनिक सूत्र C9H20 है, जिसका उपयोग अनुसंधान, रसायन और बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। यार कितने हैं इसमें कार्बन? 9 है ना? तो क्या आ जाएगा, इसका नाम क्या जाएगा? नोनेन। एल्केन होते हैं ना, तो नैनो होता है 9 वाला, तो ये क्या हो जाएगा? नोनेन। तो ये पहला वाला ही आंसर हो जाता है यार इसमें, है ना? आसान है ना? क्या कैसे होता है आपका? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, सेप्ट, ऑक्टनॉन, डैक। उसी हिसाब से आप एल्केन है तो एन लगा देंगे। भारत के टी बोर्ड की रिपोर्ट 2001-22 के अनुसार, 21-22 के अनुसार भारत के किस राज्य समूह में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? भाई ये रिपोर्ट वगैरह आती रहती हैं, इन रिपोर्ट को देखते रहा करो। और इसमें आपका बताया गया कि वेस्ट बंगाल और असम के अंदर लार्जेस्ट टी प्रोडक्शन होता है हमारे देश के अंदर, ठीक है? अगला सवाल है, यदि कोई 12 वर्षीय बच्चा कालीन बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता पाया जाता है तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद इसमें उल्लंघन माना जाएगा? अनुच्छेद नंबर 24। भाई सभी लोगों को हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 24 में ये दिया गया बात को पता है कि भाई कोई भी बच्चा एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए जिसकी उम्र 14 साल से कम की है। अगर 14 साल से कम उम्र का बच्चा किसी भी प्रकार की फैक्ट्री के अंदर या हजार्डस एनवायरनमेंट के अंदर उसको एम्प्लॉय कराया गया है तो ये इस आर्टिकल नंबर 24 का उल्लंघन होगा।